हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज का डे 54 होगा और हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगित आयगत व्यय डेफर्ड एक्सपेंडिचर के बारे में व्यय है? इनमें बताना है कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। देखिए, एक्सपेंडिचर की हमने बात की थी तो वहां हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर देखे थे और रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखे थे। तो आपको यहाँ पहचान करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ लैंड, भूमि के क्रय पर किया गया कानूनी व्यय। आपने एक जमीन खरीदी है, उसके कानूनी व्यय हुआ है कुछ, तो उस पर आपका खर्चा हुआ है। क्या ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? नहीं, ये होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। एक नए उत्पाद को बाजार में ले आने के समय बड़े विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय। ये देखिए, है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसको एक साल में ही आप नलिफाई एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको आप आगे भी रेफर करेंगे, इसलिए ये भी क्या है आपका, ये आ जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। नई मशीन खरीदी, उसकी स्थापना पर व्यय क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और भवन भवन में एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण में भुगतान की गई मजदूरी, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ऑप्शन आपका बी ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार यह निर्णय करता है कि संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन को लेखा पुस्तकों में किया जाए परंतु खातों में नहीं दिखाया जाए। कह रहा है, नया साझेदार कह रहा है कि देखिए, अगर आपके मेरे आने के समय पर आप जो देख रहे हैं कि एसेट कुछ कम ज्यादा हुई है, दायित्व कुछ कम ज्यादा हुए हैं, तो आप इनका जो परिवर्तन है उसको पुस्तकों में तो लिखिए, परंतु खातों में मत, इसको फर्म में मत दिखाइए। कह रहे हैं आप इनको, ठीक है, आप लिख लीजिए जहां भी आपको लिखना है इनको, लेकिन आप इनको बुक अकाउंट्स में नहीं दिखाना, नोट इन अकाउंट्स। तो आप इस, अब क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम पर फर्म क्या करती है? फर्म मेमोरेंडम ऑफ रिवलेशन बनाती है, रिवलेशन अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाती है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो देखिए, अगर कोई पार्टनर्स आता है तो फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगी, और जितनी भी एसेट बढ़ रही है तो उसको यहाँ उसको कहाँ दिखाएगी? क्रेडिट में दिखाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको डेबिट में दिखाएगी, क्योंकि ये लॉस है। अगर लाइबिलिटी की बात करें, अगर एसेट की दोनों की उल्टे की बात करें, मतलब अगर आपकी एसेट कम हो जाती है तो एसेट इधर आ जाएगी क्योंकि लॉस है, और अगर लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाती है तो वो इधर आ जाएगी। सॉरी, अगर वो कम हो जाती है लाइबिलिटी तो वो आपका प्रॉफिट होगा, और आपकी लाइबिलिटी इधर आ जाएगी माइनस वाली। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको आप यहाँ पर इसको ऐसे ही यहाँ आगे दिखाना चाह रहे हैं, आप एसेट को उसी वैल्यू को दोबारा दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिवलेशन अकाउंट ना बनकर मेमोरेंडम रिवलेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म शुड बी नॉट एक्सीड। एक सामान्य साझेदारी की बात हो रही है, तो इसमें अधिकतम साझेदारों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 10 से अधिक नहीं हो सकती, 20 से अधिक नहीं हो सकती, 30 से अधिक नहीं हो सकती। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ये 20 नहीं, अब इसकी जगह आएगा आपका, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ, ये होगा आपका 50। ठीक है, ये है आपका करेक्ट, 50 या 50 से अधिक नहीं हो सकती। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, 50 से अधिक नहीं हो सकती नई साझेदारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए, एक फर्म में साझेदार आ रहा है, ठीक है, एक नया साझेदार आ रहा है, और उसके आने पर भवन के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो ये तो बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ है फर्म को। तो इसको कहाँ पर दिखाएंगे? क्या बिल्डिंग अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, रिवलेशन अकाउंट में, या सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में? तो इसे दिखाएंगे आप रिवलेशन अकाउंट में। और वो भी कौन सी साइड? ये इसने खुद ही बताया कि क्रेडिट साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन का विद्यमान नहीं है? परपेचुअल सक्सेशन होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्रिएशन बाय द एग्रीमेंट या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। तो सही ऑप्शन होगा आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन कहाँ होता है? ये केवल कंपनी में होता है। और कंपनी में कैसे होता है ये? देखिए, अगर कंपनी के मेंबर आते हैं जाते हैं, अपना शेयर दूसरे को बेच देते हैं, तो उससे कंपनी चलती रहती है। लेकिन अगर फर्म में दो पार्टनर्स हैं और उनमें से एक पार्टनर चला जाता है, तो फर्म चलती नहीं है, फर्म बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन के। अगर कोई मेंबर चला जाता है तो जो कंपनी है वो चलती रहती है, वो होता है परपेचुअल सक्सेशन। तो ये यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। बाकी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, बिल्कुल होती है। और यहाँ पर ये एग्रीमेंट एक समझौता होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ओरल भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब अपनी फर्म को आप रजिस्टर कराइए या मत कराइए साझेदारी फर्म को, ये भी बात सही है। लेकिन ये साझेदारी में नहीं होता, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन। जो आप अंशों को निर्गमन कर रहे हैं और उस पर कमीशन देना है, तो उसकी दर अधिक नहीं हो सकती। तो उसकी दर किससे अधिक नहीं हो सकती? क्या 2% से, 3% से, 4% से, या 5%? तो सही ऑप्शन होगा आपका 2%। 2% से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम अंश आवेदन राशि होती है। तो मिनिमम शेयर एप्लीकेशन जो होता है वो 5% प्रति अंश होता है। 5% फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू का 5%, या 10% होता है फेस वैल्यू का, या 20% होता है फेस वैल्यू का। सही ऑप्शन होगा आपका 5% ऑफ द फेस वैल्यू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शेयर वे शेयर होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं। किसको प्रस्तावित किए जाते हैं? डायरेक्टर को कंपनी के, या डिवेंचर होल्डर को, या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वर्तमान शेयर धारक, या क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। जो वर्तमान शेयर धारक हैं, जिनके पास पहले से ही शेयर है, उन शेयर होल्डर्स को ये दिए जाते हैं राइट शेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आवंटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट किया जाता है। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर एप्लीकेशन व्हेन एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज क्रेडिट टू। तो उसको क्रेडिट कहाँ किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, या कॉल फॉर एडवांस में। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है। जो भी एडवांस अमाउंट आ जाता है उसको एडजस्ट किया जाता है आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो। और अगर क्वेश्चन कहता है तो जहां तक एडजस्ट करने के लिए कहता है वहां पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। बात किसकी हो रही है? बात को समझिए। देखिए, ये कह रहा अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर एप्लीकेशन, और ये ज्यादा आ गया, तो इसको कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं? देखिए, मांगा था आपने 1,000 रुपये, लेकिन आप और इंस्टॉल में मांगे थे। एप्लीकेशन पर आपने 1,000 रुपये मांगे, लेकिन 5,000 रुपये आ गए। तो ये जो 4,000 रुपये फालतू आए हैं, इनको आप कहाँ एडजस्ट करोगे? तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो केवल अलॉटमेंट पर करेंगे, बाकी पैसा वापस दे देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको वहां भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या था आपका? बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, मार्क असर्शन ए और रीजन दिया हुआ है। आपको आपको देखना है असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है आर, क्या वो असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। पहला देखते हैं, कह रहे साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जो सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा किए गए व्यवसाय के लाभों को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। बात सही है, ऑप्शन सही कह रहा है कि ये एक ऐसा वॉलेंट्री समूह होता है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है लोगों पर्सन्स के बीच में, जो तैयार हुए हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए, और उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको सभी बांट लेंगे। अब वो बिजनेस या तो कोई एक चलाएगा या सभी मिलकर चलाएंगे, लेकिन काम सभी के लिए होगा, एक चलाए या सभी चलाए। तो बात सही कह रहे हैं। दूसरा देखते हैं रीजन। कह रहे यदि कोई साझेदार फर्म के समान प्रकृति का तथा उससे प्रतिस्पर्धा करने वाले कोई व्यवसाय करता है, तो उस व्यवसाय में उसके द्वारा अर्जित समस्त लाभ का लेखा जोखा रखना होगा तथा फर्म को भुगतान करना होगा। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, इसको बात को समझिए। इसको क्या कह रहे हैं उसको समझिए। और देखिए, पहले के बारे में बात कर रहा है। देखिए, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तीनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन सी ने क्या काम किया? चुपके से कोई और भी काम कर लिया,
ठीक है, एक काम और शुरू कर दिया, एक बिजनेस, और वहां से अपनी पार्टनरशिप में से जाकर पैसा लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसने दूसरी जगह पर बिजनेस किया है, लेकिन पैसा कहाँ से लगाया है? अपने तीनों की पार्टनरशिप में से। तो इसमें अगर प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस में, ठीक है, तो ये तीनों का हिस्सा होगा, ए बी सी, तीनों में बटेगा। लेकिन अगर इसमें लॉस होता है तो इस लॉस को केवल सहन करेगा सी, क्योंकि ए भी तो कह देंगे हमसे पूछ के क्यों, हमसे बिना पूछे क्यों किया भाई, हमें बताता, हमसे पूछता, हमसे सलाह करता, तो लॉस के टाइम पर ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं, और ये दूसरी बात जो है, मतलब आपका रीजन, ये ए को सही करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, दोनों सही हैं, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति होती है, ये बिल्कुल बात सही है। गुडविल इज द फिक्टिशियस एसेट, गुडविल फिक्टिशियस एसेट ही होती है। परचेज गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। ठीक है, परचेज गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ न्यू बिजनेस। खरीदी गई ख्याति एक नए व्यवसाय खोलने के समय उत्पन्न होती है। खरीदी गई और नए व्यवसाय खोलने की उत्पन्न होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पहले बात हुई है आपकी, ख्याति एक काल्पनिक है, ये तो बात सही है, ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन दूसरे को देखें, अगर आप ख्याति खरीदी गई संपत्ति एक नए व्यवसाय को खोलने के समय उत्पन्न होगी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत होगा यहाँ पर। तो ए आपका सही है, लेकिन बी आपका गलत है, तो आप ऑप्शन देखेंगे, डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी आपको असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, आपको वही करना है, आपको असर्शन भी देखना है और रीजन भी देखना है। पुनर्मूल्यांकन हानि मतलब रिवोल्यूशन लॉस इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं और वहां पर आपको लॉस हो जाता है, तो आप लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बात सही कह रहे हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, डेबिट साइड में डेबिट करेंगे। हाँ, डेबिट करेंगे, क्योंकि बात यहाँ लॉस की हो रही है। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड में ले जाते हैं। और आगे कह रहा है आपका रीजन में, सर्टेन रिसीव्स सच आ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेंट्री फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्सेट्रा एट द टाइम of admission of a partner are distributed in the old profit sharing ratio among the old partners। तो यहाँ भी ये भी बात सही कह रहा है। ठीक है, पुराने अगर देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो इसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन होगा आपका बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेवानिवृत्ति के समय कोई अलिखित देयता है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आपका रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, और यहाँ पर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो वो इस पार्टनर्स को भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए ये लॉस है, क्योंकि इसको हम लॉस मानते हैं, और इस लॉस को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, कहाँ पर, रिवोल्यूशन अकाउंट में। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dissolution of partnership and dissolution of partnership firm are not one द सेम थिंग्स, दोनों सेम नहीं होती है, बात बिल्कुल सही है, ये दोनों सेम नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन अलग होता है, और साझेदारी फर्म का अलग विघटन होता है, और साझेदारी का विघटन अलग होता है। साझेदारी का तो विघटन तब भी होता है अगर पार्टनर्स आता है, मतलब एडमिशन होता है पार्टनर का, या रिटायर्ड होता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर लेते हैं पार्टनर्स। लेकिन विक्टन तभी होता है यदि उसके कुछ आपकी कंडीशंस है, जैसे कोर्ट द्वारा डिसोल्यूशन, या कोई फर्म या कोई सा दिवालिया हो जाता है आपका पार्टनर, तब उसका डिसोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट आपका जो था असर्शन सही था। और अगर इसके रीजन की बात करें, तो At the time of dissolution partnership firm, all assets except cash are the realized and all the liability are paid off। कह रहे हैं, अगर आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप फर्म को आप बंद कर रहे हैं, तो उस समय आप जितने भी एसेट होंगी आर रिलाइज, उनको रिलाइज कर लेंगे, उनको बेचकर पैसा ले लेंगे, कैश को छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर। एंड जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उनको आप पे कर देंगे, पैसा दे देंगे, बात सही है।
ठीक है, तो आपका ये दोनों ही सही है यहाँ पर। ए भी सही है, बी भी सही है, और देखिए ए भी सही है, आर भी सही है, और आर यहाँ पर ए के ही बारे में बात कर रहा है, इसलिए आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो ऑप्शन आपका बी, बी सही होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए यहाँ तो बात कर रहा था साझेदारी और फर्म के विघटन में क्या अंतर है, और यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर फर्म का विघटन होता है तो आप के अकाउंट कैसे सेटल होते हैं, कैसे एसेट और लायबिलिटी को सेट करते हैं। तो ये दोनों बातें अलग होगी, लेकिन बातें दोनों सही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फिटिंग शेयर कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, ये फिटिंग नहीं है, ये गलत से यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये फॉर फिट शेयर था, फिटिंग्स नहीं होता कुछ भी, फॉर फिट शेयर होता है। Forfeited share can be issued, forfeited share can be issued at premium at discount। क्या ये डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर इशू किए जा सकते हैं? बिल्कुल ये किए जा सकते हैं फॉरफिटेड शेयर, लेकिन अगर आपके न्यू शेयर थे उनको इशू आप डिस्काउंट पर नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ बात सही कह रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर को इशू किया जा सकता है प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी। ऑप्शन आपके स्टेटमेंट भी देखते हैं, स्टेटमेंट ऐसा ही है, स्टेटमेंट भी देखते हैं। बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज एडेड टू द कैपिटल अंडर नॉमिनल शेयर कैपिटल। तो नॉमिनल शेयर कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ पर ये गलत होगा, क्योंकि नॉमिनल कैपिटल में ऐड नहीं करते। नॉमिनल नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये हो या ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये तो कंपनी की वह कैपिटल होती है जिससे बाहर शेयर इशू नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही था, लेकिन दूसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा। इसमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन आपका स्टेटमेंट ए करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंपनी की बैलेंस शीट में, बात करते हैं, किसी कंपनी की बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को आमतौर पर निम्न शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो कहाँ पर दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल में, नॉन करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में, या नॉन करंट एसेट में। देखिए डिबेंचर जो होते हैं आपके, पहली बात तो उधार का पैसा है, इसको बोरो फंड में रखा जाता है। और जो बोरो फंड है, उधार का पैसा है, तो ये अब लाइबिलिटी बन गया। और लाइबिलिटी में भी ये देखा जाता है कि डिबेंचर इशू क्या एक साल के लिए इशू किए जाते हैं? अगर एक साल के लिए इशू किए जाते हैं तो ये करंट लाइबिलिटी होती, लेकिन ये इशू किए जाते हैं आपके लंबे समय के लिए, ठीक है, एक साल से ज़्यादा समय के लिए, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, नॉन करंट लाइबिलिटी में इसको शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन देखते हैं। फिक्स एसेट आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय कंपनी not with the purpose of the sale but with the purpose of increase earning of the business। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फिक्स एसेट वह एसेट होती है जो कंपनी हेल्ड करती है, नॉट विद द पर्पज ऑफ सेल, सेल करने के पर्पज से नहीं, लेकिन विद द पर्पज ऑफ इंक्रीज अर्निंग ऑफ बिजनेस, लेकिन बिजनेस में अर्निंग इंक्रीज करने के लिए इसको रखती है। ठीक है, सेल करने के लिए नहीं, अर्निंग करने के लिए। तो बात यहाँ पर ये सही कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, रीजन देखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस कैन बी नेवर बी क्लासिफाइड अंडर द फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। कह रहे कभी भी नहीं दिखाया जा सकता, क्या कह रहे हैं कि इसमें कभी भी नहीं दिखाया जा सकता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट में कभी भी नहीं दिखाया जा सकता है क्या? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस कभी नहीं दिखाया जा सकता फिक्स इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पर ये गलत बात कह रहे हैं, दिखाया जा सकता है। तो इसकी भी कंडीशन है दिखाने की भी, तो आपकी पहला सही है और दूसरा दूसरा यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही होगा। इस ए करेक्ट है, लेकिन आर इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं, दो स्टेटमेंट है, दोनों को देखते हैं क्या कौन से सही हैं। दोनों सही हैं। हॉरिजेंटल और डायनेमिक एनालिसिस, हॉरिजेंटल या डायनेमिक एनालिसिस, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है। क्या इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। एनालिसिस इज द कैरिड आउट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है?
ये होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक डेट को, जैसे आप 31 मार्च को बना रहे हैं, क्या आप ये एक ही दिन को बनाते हैं? तो बात ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ए भी और बी दोनों भी सही हैं, ये किसी एक डेट को बनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेटिंग क्विक एसेट आर आर एक्सक्लूड फ्रॉम द एंड, मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डेटर्स लिखेंगे, डेटर्स एंड इन्वेंट्री लिखेंगे। तो आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एस, करंट एसेट में देखिए आपके पास क्या है? करंट एसेट, आपके पास है करंट एसेट्स, और आपको बताना है करंट एसेट में से क्या माइनस करें, जो आपके पास क्या आ जाए? क्विक एसेट आ जाए। क्या आ जाए आपके पास? क्विक एसेट आपको लानी है। तो क्विक एसेट के लिए आप क्या माइनस करेंगे इसमें से? क्या डेटर्स और इन्वेंट्री को करेंगे, इन्वेंट्री एंड बिल्स पेबल को करेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक करेंगे माइनस, या इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप क्या क्या लिख देंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे आप इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री को आप माइनस करेंगे, और दूसरा आप प्रीपेड, जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं इनको आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपका इन्वेंट्री, ठीक है, और इन्वेंट्री ऑफ प्रीपेड जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है माइनस कर दोगे तो आपका क्विक एसेट आ जाएगी। ऑप्शन आपका डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऋण और अग्रिम मतलब लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट मिला है। लोन एंड एडवांसेस पर कैश इंटरेस्ट मिला है 3,000 रुपए का। तो पूछ रहे हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी में दिखाया जाएगा? कैश इनफ्लो है ये, मतलब पैसा आया है तो इनफ्लो है, और कहाँ से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, या कैश इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, या कैश इनफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, या इससे कोई चेंज नहीं होगा अगर 3,000 रुपये मिलते हैं। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इनफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। आपने इन्वेस्ट किया है कहीं, आपने लोन दे रखा है किसी को एडवांस, तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपकी इनकम है, इनफ्लो होगा, पैसा आ रहा है, और वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आपने देखा कितने कम समय में आपको कितने सारे क्वेश्चन कराए हैं, और बिना रुके आपको इतना सारा सब कुछ काम कराते हैं, क्योंकि बस सपना एक ही है कि आपका सपना पूरा हो जाए। और आपका सपना क्या है? इस बार सिलेक्शन लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए आपको भी पता है, एक धारणा बनी होती है कि अगर सब्सक्राइबर अच्छे खासे नहीं है तो उसको, चैनल को लोग कम देखते हैं। तो यही गलतफहमी होती है कि ऐसा नहीं है। देखिए जो नया है वो तो कुछ अच्छा भी करेगा और कुछ नया भी करेगा, क्योंकि उसको अपना नया चैनल चलाना है। तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।